जाति जनगणना वो मुद्दा जिस पर पिछले कई सालों से बीजेपी के तमाम नेता साफ तौर पर मुखर होते रहे और जाति जनगणना को गलत बताते रहे। फिर ये जो यू टर्न, कैसे देखें इसको? अचानक जाति जनगणना की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा छीनने की कोशिश की है, तो उस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाने की बड़ी चुनौती है उसके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जब जाति जनगणना की मांग राहुल गांधी कर रहे थे या तेजस्वी यादव तो उन्होंने भी कहा कि ये जो है बांटने की साजिश है और पाप है और मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं। कि बीजेपी को या उनके नेताओं को ऐसा लग रहा हो कि भाई विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है, अगर ये भी हम अपने पास ले लेते हैं। स्वयंसेवक संघ की जो पूरी हिंदुत्व की अवधारणा है वो इससे खंडित होती है। लेकिन ये बंटवारा होगा तो पूरा आपकी डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी तो पूरी चेंज हो जाएगी। पूरी डेमोग्राफी चेंज होगी, पूरा विमर्श चेंज होगा। अब जाति जनगणना के बाद ये आएगा आरक्षण का कोटा 50% से ज्यादा बढ़ाने का। तो अभी क्या इस फैसले का सियासी फायदा मिल जाएगा बीजेपी को, जो तर्क लगाया जा रहा है? हाँ, इससे एनडीए के जो सहयोगी दल है उनको ताकत मिल गई। पहलगाम तो ध्यान भटकाना कहा जा सकता है उसको। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, 30 अप्रैल को केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। पहलगाम हमले के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई जिसमें जाति जनगणना को लेकर फैसला किया गया। जाति जनगणना वो मुद्दा जिस पर पिछले कई सालों से बीजेपी के तमाम नेता साफ तौर पर मुखर होते रहे और जाति जनगणना को गलत बताते रहे, और यहां तक कि उसको समझाने के लिए कई बार ये तर्क भी दिया गया कि बटेंगे तो कटेंगे, उस लिहाज से भी समझाया गया इसको। लेकिन विपक्ष, तमाम अलग अलग पार्टियां, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, पिछले लोकसभा चुनाव आपने देखे हो, उसके पहले और आसपास के विधानसभा चुनाव आपने देखे हो, लगातार जाति जनगणना को लेकर मुद्दा बनाता रहा है। क्या ये मुद्दा अब इतना बड़ा हो गया था कि सरकार को लग रहा था कि अब इस पर फैसला करने का वक्त आ गया है? और हाल ही में जो आरएसएस चीफ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, क्या इससे भी उसको जोड़ा जा सकता है? और क्या पहलगाम हमले के बाद जो माहौल बन रहा है उससे भी जोड़कर इस फैसले को देख सकते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला पर। सबसे पहले सर, जो सरकार लगातार पिछले कई सालों से बीजेपी के तमाम नेता, और जबकि खुद एनडीए में जो सहयोगी दल हैं वो जाति जनगणना की मांग करते रहे, लेकिन बीजेपी के ज्यादातर केंद्रीय नेता ये कहते रहे कि ये ठीक नहीं है। फिर ये जो यू टर्न, कैसे देखें इसको? देखिए, एक दो चीजें हैं। एक तो इसकी टाइमिंग और दूसरा बीजेपी का स्टैंड। देखिए, बिहार में जब नीतीश कुमार इस मांग को लेकर के आए थे प्रधानमंत्री से मिलने, तो आपके दिए कि तेजस्वी यादव से नेता विपक्ष थे, वो भी उनके साथ थे और बिहार के बीजेपी के नेता भी थे। तो बिहार की बीजेपी की यूनिट ने इसका समर्थन किया था। लेकिन बाद में इसको लेके बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो मंथन हुआ, और उसके बाद लगातार हर मंच से इसका खंडन किया गया। आपको याद होगा, राज्यसभा में, लोग संसद में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद स्वामी ने कहा था, नित्यानंद राय ने, कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है जाति जनगणना कराने का। और उसके बाद यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जब जाति जनगणना की मांग राहुल गांधी कर रहे थे या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो है बांटने की साजिश है और पाप है। हाँ। और मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं जी, किसान, युवा, महिला और गरीब। तो ये इसी तरह लगातार जब भी बीजेपी के नेताओं से, राष्ट्रीय नेताओं से, बड़े नेताओं से इसके बारे में सवाल पूछा जाता था तो गोल मोल जवाब देते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जरूर केरल में जब उनकी एक बैठक हुई थी और वहाँ उनके जो प्रवक्ता हैं सुनील जी, क्या नाम है, सुनील अम्बेकर जी, तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि इस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि इसका लेकिन राजनीतिक फायदा नहीं होना चाहिए, उठाना चाहिए। अब देश में तो किसी भी इस तरह के राजनीतिक फायदा होता ही होता है, कहा जरूर जाता है, लेकिन लोग उठाते हैं। मुझे ज्यादा आश्चर्य, मुझे जिस तरह की सामाजिक शक्तियों का उभार है मंडल के बाद, मंडल तो हो गया ये, तो मुझे ये तो लग रहा था कि ये कभी न कभी बीजेपी को मानना पड़ेगा। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पूरी हिंदुत्व की अवधारणा है वो इससे खंडित होती है। क्योंकि मैं इसी पे आ रहा था सर, मैं जोड़ देता हूं। देखिए, क्योंकि मंडल और कमंडल की धारा को एक साथ लेकर चलने की जो बात है, और बीजेपी का जो एजेंडा रहा है कि सबको एक हिंदुत्व के बैनर तले या छाते के नीचे सबको लेकर चलें। अब उसमें कमंडल तो है आपके पास, अब मंडल को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये क्या स्मूथ ट्रांजिशन हो पाएगा? एक ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी को या उनके नेताओं को ऐसा लग रहा हो कि भाई विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है, अगर ये भी हम अपने पास ले लेते हैं तो वो मुद्दा विहीन हो जाएंगे कुछ वक्त के लिए सही। तो क्या ये ट्रांजिशन हो रहा है? आदर्श, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा।
1990 की बात है, अगस्त की बात, जी। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल लाए थे। उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? उसकी पृष्ठभूमि ये थी कि ये वीपी सिंह का मुद्दा कभी नहीं था मंडल। वीपी सिंह जब चुनाव जीते थे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे। बोफोर्स को उन्होंने केंद्रीय मुद्दा बनाया था राजीव गांधी सरकार के खिलाफ। लेकिन आगे 10 महीने जब उनकी सरकार चली और जिस तरह उनका देवीलाल से चंद्रशेखर से झगड़ा हुआ, और होते होते बात यहाँ तक पहुंच गई कि देवीलाल चंद्रशेखर सरकार से बाहर हो गए। चंद्रशेखर जी कभी सरकार में थे नहीं, देवीलाल जी सरकार से बाहर हो गए। और 9 अगस्त को जब आज भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती होती है, उस दिन बोट क्लब में, दिल्ली के तब बोट क्लब में रैलियां हुआ करती थी, एक बड़ी रैली आहूत की गई देवीलाल चंद्रशेखर जी की तरफ से। और उस रैली में काशीराम जी भी शामिल हो गए थे। और काशीराम तो मंडल आयोग की मांग लागू करने की मांग शुरू से कर रहे थे। उस समय यह तय हुआ कि इस रैली में इसकी मांग जोर शोर से की जाएगी और इसको लेकर पूरे देश में आंदोलन खींचा जाएगा। ये भनक तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को लगी। रामविलास पासवान और शरद यादव उनके दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। रामविलास जी इसके मंत्री थे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, शरद जी कपड़ा मंत्री थे। उन दोनों ने वीपी सिंह को सुझाव दिया कि आप इमीडिएट आप मंडल आयोग की सिफारिशें मान लीजिए। और रात में कैबिनेट की मीटिंग होती है और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो जाती है एक दिन पहले, जबकि कोई चर्चा नहीं थी। कुछ उसी तरह से जाति जनगणना की बात एकदम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मान ली और घोषणा कर दी, जिसकी कोई चर्चा नहीं थी। चर्चा हो रही थी पहलगाम की, चर्चा हो रही थी पाकिस्तान पर एक्शन की, बदला लेने की, आतंकवादी घटना का, उसको सबक सिखाने की। पूरे देश में वातावरण ये हो रहा था। और अचानक कैबिनेट की मीटिंग होती है और कैबिनेट में हम सब सोच रहे थे कि इसी पर कुछ बात होगी, क्योंकि उसके एक दिन पहले जिस तरह से हाई लेवल मीटिंग हुई, फिर सीसीएस की मीटिंग हुई, फिर सीपी की मीटिंग हुई, फिर सीईएस की मीटिंग हुई, और उसके बाद अचानक बात आ गई जाति जनगणना की। तो मैंने इसलिए बात कही कि दोनों परिस्थितियों में ये दोनों बातें तब हुई जब उनकी चर्चा उस समय नहीं थी। तो उसका क्या हुआ, मंडल आयोग वीपी सिंह लाए, लेकिन वो उसका फायदा किसको हुआ? वीपी सिंह की पार्टी अगला चुनाव हार गई। 91 का चुनाव जनता दल हार गया, सरकार चली गई उनकी। इसी मुद्दे पर सरकार गई, मंदिर और मंडल के मुद्दे पर, जब बीजेपी और कांग्रेस ने मिल करके उस सरकार को गिराया लोकसभा में अडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद। और जब चुनाव हुआ 1991 का, तो बीपी सिंह की सरकार, जनता दल हार गया। वो जनता दल हार गया जिसमें जॉर्ज फर्नांडीज भी थे, जिसमें शरद यादव भी थे, रामविलास पासवान भी थे, अजीत सिंह भी थे, वीपी सिंह थे, सारे दिग्गज नेता थे। और फायदा किसको मिला? उत्तर प्रदेश में मिला मुलायम सिंह यादव को, बिहार में मिला लालू प्रसाद यादव को और नीतीश कुमार को कह सकते हैं, क्योंकि ये उस धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, और ये जो लगातार मंडल आयोग और पिछड़ों की राजनीति की बात करती थी। अब आते हैं जाति जनगणना पर। बीजेपी का स्टैंड इस पर हमेशा ढुलमुल रहा। बिहार की यूनिट सपोर्ट करती रही, केंद्रीय नेतृत्व तो इसका विरोध करता रहा, इस पर कभी साफ बात नहीं। यहाँ तक बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। योगी जी का आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि जातियों में विभाजन की राजनीति, सबके स्टेटमेंट थे। और महाराष्ट्र का चुनाव इसी पे लड़ा गया, लोकसभा चुनाव हारने, मतलब जब कम सीटें आई बीजेपी की। तो अब जो है अचानक जाति जनगणना की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा छीनने की कोशिश की है, तो उस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाने की बड़ी चुनौती है उसके सामने। इसलिए चुनौती है कि उसका इस मुद्दे पे जो उसका अतीत है, इतिहास है, वो बड़ा संशय भरा है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए राम मंदिर का मुद्दा था, बीजेपी का मुद्दा था, कोर मुद्दा था, वो क्लियर कट था, लेकिन उसमें कांग्रेस ने ताला खुलवाया। अरुण नेहरू समय थे, वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस ने शिलान्यास करवाया राजीव गांधी ने वहाँ पर, और राजीव गांधी अपना पहला प्रचार अयोध्या से शुरू करते हैं। लेकिन लाभ किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी को, क्यों मुद्दा उसका था। और यह कांग्रेस अगर घोषणा भी कर देती मंदिर बनाने की, तो भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता। यहाँ पर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती ये है कि उसको उस मुद्दे को अब ओन करना है जिस मुद्दे को उसने कभी अपना मुद्दा माना नहीं। उसने अपना मुद्दा तो हिंदुत्व का माना। अब राहुल गांधी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसके आगे की बात कर दी। उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं, ये तो हमारी जीत है, क्योंकि हमने लगातार कहा, हाउस में भी कहा था कि इसी लोकसभा में हम इसको करवा के मानेंगे, तो हमारी जीत है। और अब निजी क्षेत्र में जो शैक्षिक संस्थान है, जिसमें संविधान में संशोधन भी हो चुका है, उसको लागू करें, उसमें आरक्षण दें, जो अर्जुन सिंह ने किया था यूपीए 1 के टाइम में, वो उसके आगे चले गए। अभी देखिए जाति जनगणना का मामला यही नहीं रुकने वाला है।
मैं इसको मंडल 2 कह रहा हूँ। मैं इसको मंडल 2 इसलिए कह रहा हूँ कि ये अब जाति जनगणना के बाद ये आएगा आरक्षण का कोटा 50% से ज्यादा बढ़ाने का। इसीलिए ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया जिसमें भी बहुत कुछ निकलेगा और सियासी कलेश भी खूब मचेगा। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता लगातार ये बात, राहुल गांधी तो दोनों चीजें कह रहे थे कि हम इसको ये कैप खत्म करेंगे, वो इसको इस पर जोर देंगे। और दूसरा निजी क्षेत्र, अभी तो शिक्षा संस्थानों की बात की है, अभी मांग आगे आने वाले समय में उठेगी निजी क्षेत्र में, उद्योगों में भी आरक्षण। तो उसका क्या होगा सर? वो जो 92 में नैना साहनी केस के बाद जो कैप लगाया था, इंदिरा साहनी माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कैप लगाया था इस पूरे में कि आरक्षण की सीमा 50% तक ही होगी। अब अगर ये बंटवारा आप करेंगे, अभी तो खैर आने में वक्त लगेगा, पूरा आंकड़ा अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन ये बंटवारा होगा तो पूरा आपकी डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी तो पूरी चेंज हो जाएगी। पूरी डेमोग्राफी चेंज होगी, पूरा विमर्श चेंज होगा। सोशल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल नैरेटिव भी बदलेगा। क्योंकि जातियों की जनगणना जब होगी, अभी तक क्या होता था, अभी तक खाली जो SC ST वर्ग है उनकी जातियों की जनगणना होती थी। अब हर जाति की होगी, सवर्णों की भी होगी, OBC की भी होगी, SC ST की भी होगी। तो पहली बात तो ये होगी कि जो पहचान व्यक्ति की है, जो जातीय पहचान है, वो और मजबूत होगी। कि मान लीजिए विनोद अग्निहोत्री में हूँ, आप आदर्श यहाँ हैं, तो अभी तक तो हम सामान्य, लेकिन जब लिखाएंगे उसमें, लेकिन अभी तक तो हम लड़ते थे कि जातियों से बाहर निकलना है। हाँ। मुझे बताना होगा मैं आदर्श हूँ तो ब्राह्मण हूँ तो कौन सा ब्राह्मण हूँ, कोई व्यक्ति कुछ और है तो वो क्या है और कौन सा क्या है। तो अब तो आपको रिकॉर्ड रूटेड किया जाएगा। हम आप तो कई बार चर्चा करते रहे कि चुनाव जाति पर आधारित हो जाते, तो कहाँ से निकलेंगे? तो आपको, हमको या व्यक्ति को रिकॉर्ड, मतलब लिखित में जाति का उल्लेख करना पड़ेगा कि मैं इस जाति का हूँ। जिसको अपनी जाति का पता नहीं होगा उसको भी पता करना पड़ेगा कि भाई हमारी जाति कौन है, उसको खोजना पड़ेगा, अपने पुरखों के बारे में खोजना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जातीय पहचान इससे मजबूत होगी। अब मुझे इसमें थोड़ा सा एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही कि RSS जो है, जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, करने वाला संगठन है, भारतीय जनता पार्टी उसका अनुषंगिक संगठन है, उसने कैसे इसको स्वीकार किया? क्योंकि इससे तो जो हिंदुत्व का छाता है ना, उसकी जो तीलियां लगी हुई हैं वो तीलियां टूट अलग अलग हो जाएंगी। हाँ, लेकिन ये जो मुलाकात अभी संघ प्रमुख और PM मोदी की हुई, उसके ठीक बाद ये फैसला आ जाता है, तो उसको लेकर के भी नहीं, तो इसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए संघ की जो शाखाएं लगती हैं, उन शाखाओं में तमाम हर वर्ग के लोग आते हैं और वहाँ तमाम चर्चा होती है। तो संभव है कुछ इस तरह का फीडबैक मिल रहा हो संघ प्रमुख को भी कि भाई नीचे ग्राउंड पर ये मांग असर कर रही है, जोर कर रही है, तो इसके पहले कि कोई और सरकार करे भविष्य में इसको करके हम ही इसको कम से कम एक डाइल्यूट कर दें मुद्दे को। श्रेय पूरा मिले ना मिले, लेकिन डाइल्यूट तो होगा ही मुद्दा। अब जो एकदम से आक्रामकता थी विपक्ष की बीजेपी के खिलाफ, के साहब ये तो अगड़ों की पार्टी है, ये तो एंटी OBC है, एंटी दलित है, तो अब उस धार को कुंद कर सकती है बीजेपी कि देखिए हमने साहब लागू किया है, कांग्रेस 55 साल में नहीं लागू कर पाई, हमने लागू कर दिया 11 साल की अपनी सरकार में जाति जनगणना, तो ये तो बीजेपी कह सकती है। तो इसलिए चुनौती लेकिन उसके सामने यही है कि वो हिंदुत्व की नाव पर चलेगी या सामाजिक न्याय की नाव पर चलेगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, एक पक्ष ये भी कह रहा है कि भाई बीजेपी बिहार चुनाव में इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन जहाँ तक मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ बिहार चुनाव साल के अंत में होने हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव भी अगर मैं देखूँ 2027 में होना है, बीच में बंगाल चुनाव भी आना है। अभी तो ये पूरा प्रोसेस शुरू होगा ना सर? अभी शुरू भी नहीं हुआ, 2026 तक जनगणना नहीं, अभी तो शुरू होने में ही वक्त लगेगा, पहले तो शुरू होगा। और जहां तक मुझे अंदाजा लगता है जितना बड़ा हमारा देश है, शायद 2027 तक भी इसके पूरे आंकड़े ना पाए। मुझे तो लक्ष्य 2029 का दिख रहा है, अगर कुछ भी सोच कर किया गया तो आंकड़े तो 26 से पहले तो आ ही नहीं सकते। हाँ, तो चुनावी फायदा फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रहा। मई, आज 1 मई में बैठे हैं, अभी घोषणा हुई है, नोटिफिकेशन होगा, फिर पूरा इसका वो बनेगा, ब्लूप्रिंट आएगा, सारी चीजें होंगी। उसके बाद अगर तुरंत भी शुरू हो जाता है तो 1 साल तो लगता ही लगता है। हाँ, 1 साल मिनिमम लगेगा। तो आप 26 मध्य में पहुंच जाएंगे, है ना? तो आंकड़े आते आते उनको कंपाइल करते करते दिसंबर हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर 2026 या 27 का पहला क्वार्टर तक ये आंकड़े आ पाएंगे, अगर अभी काम शुरू हो जाता है। 27 के पहले क्वार्टर के आसपास ही यूपी के चुनाव हो रहे होंगे, मार्च में होने हैं। हाँ, 2027 मार्च में यूपी के चुनाव होने हैं, उत्तराखंड के होने हैं, पंजाब के होने हैं, दिसंबर में जो है उसके होने हैं, आपके गुजरात के, हिमाचल के, अक्टूबर नवंबर में। तो वो तो एक साइकिल है चुनाव का, उसी में पे आपको ये भी करना है, वन नेशन वन इलेक्शन का भी मसला। तो अभी क्या इस फैसले का सियासी फायदा मिल जाएगा बीजेपी को, जो तर्क लगाए जा रहे हैं? अब सियासी फायदा तो बिहार में ही, अभी चुनाव तो बिहार में ही और तो है नहीं,
तो अभी क्या, अगर बिहार, देखिए बिहार में वैसे भी एनडीए की स्थिति अभी कमजोर नहीं है। नीतीश कुमार, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, तराजू का ऐसा बांट है कि जिस पलड़े में बैठ जाते हैं पलड़ा भारी हो जाता है। तो अभी वो बीजेपी एनडीए के पलड़े में बैठे हुए हैं। हाँ, इससे एनडीए के जो सहयोगी दल है उनको ताकत मिल गई, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों को बिहार में बहुत इस मुद्दे का सामना करना पड़ रहा था। और जिस प्रखरता के साथ आरजेडी इस मुद्दे को उठा रही थी, कांग्रेस भी उठा रही थी, लेफ्ट भी उठा रहा था, जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन, तो अब इनको एक वो मिल गया कि साहब देखिए हमारी सरकार ने इसको, तो उनको एक बड़ी ताकत मिल गई है। लेकिन सर, बीजेपी का जो पारंपरिक वोट, एक दो आखिरी सवाल है, जो पारंपरिक वोट है, जो माना जाता है कि अगड़ा जो वर्ग है वो पारंपरिक वोट है, अगर आरक्षण में इतना बड़ा बदलाव दिखाई देता है, अब अगर राहुल गांधी कहते हैं कि 80-90% तक बढ़ाना पड़े तो बढ़ाएंगे, तो क्या वो वर्ग नाराज नहीं होगा इस फैसले से बीजेपी के? कहाँ जाएगा वो वर्ग? ये बीजेपी भी जान चुकी है अच्छी तरह से कि उस वर्ग के सामने समस्या ये जाएगा कहाँ, क्योंकि कांग्रेस इससे बड़ी लकीर खींच रही है। तो बीजेपी कह रही है हम भी वो कर रहे हैं। तो जो अपर कास्ट है, जो अगड़ा है, जिसको जो मूलतः आरक्षण के खिलाफ है, उसके सामने मजबूरी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो अब उसमें यह होगा कि जो एक चीज़ हो सकती है कि अब उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे हो जाएंगे। अभी तक उसको लग रहा था कि बीजेपी उसकी अपनी पार्टी है। अब जब बीजेपी भी पिछड़ों की जनगणना करा रही है तो बीजेपी कांग्रेस को एक जैसे हो जाएंगे। अब उसमें फिर गुण दोष के आधार पर अपना तय करेगा, लेकिन वो भाग करके एक मुश्त होकर, क्योंकि बीजेपी ने अगले को तो हिंदुत्व में बांध रखा है ना। जो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जो अपर कास्ट वोट है उत्तर भारत का, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उसको तो उन्होंने हिंदुत्व के चाशनी में ऐसा लपेट रखा है कि वो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी को भरोसा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक को भरोसा है कि अगला उसका कहीं जा नहीं रहा उससे दूर। तो जब उससे दूर नहीं जा रहा है तो ठीक है, जो दूर जा सकता है उसको अपने साथ रखो। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे, आप देखिए अभी जब ये फैसला हुआ, एक तो जाहिर सी बात है टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पहलगाम को लेकर हम सब उम्मीद कर रहे थे और 30 अप्रैल को पूरा दिन, क्योंकि कैबिनेट की पहली बैठक हमले के बाद हुई थी, तो उम्मीद थी कि भाई पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ी बात हो सकती है। हाँ, ये हम सबके दिमाग में था कि सरकार ये नहीं बताने वाली कि फला तारीख को फला बजे हम इस जगह पर ऐसा करेंगे, लेकिन उसमें ये फैसला आ जाना, ऐसा तो है नहीं कि परसों रात को या 29 अप्रैल की रात को अचानक एक फैसला हुआ होगा कि नहीं जाति जनगणना कर देते हैं, थोड़ा ध्यान चेंज करा देते हैं लोगों का, हमें क्या करेंगे, एक्शन लेने के लिए वक्त मिल जाएगा। ये तो एक सोचा समझा फैसला होगा। हाँ, टाइमिंग को लेकर आप सवाल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जितना माहौल गरमाया हुआ है देश में और जितनी अफरा तफरी पाकिस्तान में मची है, थोड़ा ईज आउट होगा तभी तो आप आगे बढ़ के एक्शन भी कुछ कर पाएंगे। नहीं, वो बात आपकी सही है कि ऐसा तो है नहीं कि एकदम से, क्योंकि ये कह देना कि भाई पहलगाम से ध्यान भटकाना इसलिए ले लिया। नहीं, वो भी देखिए, पहलगाम तो ध्यान भटकाना कहा जा सकता है उसको, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप ये देखिए, जब से पहलगाम का हमला हुआ, सरकार ने अपना सामान्य कामकाज तो नहीं रोका ना। प्रधानमंत्री जी पे हालांकि विपक्ष ने हमला भी किया, लेकिन वो बिहार की रैली की उन्होंने, उसके बाद वो युवाओं के रोजगार सम्मेलन को संबोधित किया, गुजरात का वो कार्यक्रम हुआ गुजरात दिवस का, उसमें भी वेव्स में भी शामिल हुए। मतलब पहलगाम सरकार के कंसर्न का एक हिस्सा रहा, लेकिन ऐसा नहीं सरकार ने किया कि सब कुछ को रोक के हॉल्ट करके सिर्फ पहलगाम पे सोचे। तो उस दृष्टि से देखो तो ये फिर पहलगाम भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी उन्होंने घोषणा कर दी। दूसरा ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा पहलगाम को लेकर जिस तरह का एकदम एक तापमान देश का जो है बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गया था, तो थोड़ा सा एक बड़ा फैसला करके सरकार उसको भी एक संतुलित करना चाहती तो है, क्योंकि पहलगाम पर सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी एक्शन सरकार करेगी तो गरम करके नहीं, ठंडा करके खाने में ज़्यादा भरोसा होता है, तरीके से, सलीके से। फौज को आपने छूट दे दी है अपने तरीके से चीज़ों को करने की। दूसरा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी आश्वस्त करना है, उसको भी भरोसे में लेना है। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम प्रतिबंध तो लगा ही दिए हैं, तो अभी जो भी एक्शन लेगी सरकार, जब भी लेगी वो सरकार तय करेगी। तो सरकार ये संदेश नहीं देना चाहती है कि सिर्फ पहलगाम की वजह से और पाकिस्तान के साथ जो इस तनावपूर्ण स्थिति है उसकी वजह से हम बाकी कामकाज रोक दें। वो ये संदेश भी देना चाहती है कि हम तो हमारा कामकाज अपने हिसाब से, देश अपने तरीके से चल रहा है, और रही बात इसकी तो हमारी सेनाएं सक्षम है। और ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए, खास करके पाकिस्तान के लिए, हम बाकी काम भी कर रहे हैं
और हमारे लिए पहले वो भी बड़ा मुद्दा है, वो सेना को हमने कह दिया है, सेना अपने तरीके से तैयारी करेगी, कब करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, लेकिन बाकी काम हम नहीं रोकेंगे। तो ये भी एक मैसेज हो सकता है कि हम बाकी काम नहीं रोकेंगे, हम बाकी जो काम हमें करना हम करते रहेंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। देखिए, विनोद सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि इस फैसले की टाइमिंग, इसके मायने क्या हो सकता है और क्या क्या बदलाव हो सकता है। अभी तो ये शुरू हुआ है, इस पर और भी आगे बहुत विचार विमर्श होता रहेगा, बहुत सारी बातें होती रहेंगी। लेकिन अभी के लिए विनोद सर बहुत धन्यवाद आपका, हमारे दर्शकों को पूरी खबर समझाने के लिए। और आप भी हर बड़ी खबर के लिए अमर उजाला .com पर बने रहिएगा। धन्यवाद।